हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 191 से लेकर 200 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 20 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 191 है। इसमें पूछा गया कि हमारा मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो फुल हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए कितना चाहिए होता है। तो मैंने आपको पुराने वीडियोज में एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा सीमेंट है और जो हमारा वाटर हम उसमें ऐड कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में हमारी एक केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। एंड दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें एक सर्टेन अमाउंट की हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है। तो जो सीमेंट के हमारे कंपाउंड्स हैं जो क्लिंकरिंग फेज में हमें मिल रहे हैं, दैट आर नोन एज बोग्स कंपाउंड, जो इंडिविजुअली हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करके, स्पेशली जो हमारा C2S एंड C3S कंपाउंड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा CSS जेल बनाता है, जो फर्दर हार्डनिंग होके हमारा स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। तो जब हम हाइड्रेशन से पहले जो हमारा स्टेज होती है सीमेंट और वाटर की, कुछ इस तरह हमने यूनिट फेज में दिखाया हुआ है। और जब हाइड्रेशन प्रोसेस होगा तो जो CSS जेल बनेगा, तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कुछ वाटर हमारा केमिकली बाउंड रहेगा। ठीक है, तो जो सॉलिड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन होंगे, इसमें क्या होगा? हमारा वाटर जो होगा वो केमिकली बाउंड होगा हमारे पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट से। जो हाइड्रेटेड पार्टिकल्स हैं सीमेंट के, उनके साथ केमिकली बाउंड होगा, और वो वाटर हमारा जनरली 23% बाई मास ऑफ सीमेंट होता है। ठीक है, और कुछ वाटर जो इस CS जेल में हमारी वॉइड्स होंगी, जिनको हम जेल पोर्स बोलते हैं, उन जेल पोर्स में जो वाटर हमारा फिल रहेगा वो हमारा वाटर कहलाएगा हमारा, दैट इज कॉल्ड जेल वाटर। जो हमारे CS जेल, H जेल के वॉइड्स के अंदर रहेगा, और जनरली इट इज 15%। तो कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए हमारा जो वाटर रिक्वायर्ड है वो 23% प्लस 15%, यानी हमारा 38% हमें बाई वेट ऑफ द सीमेंट चाहिए फॉर द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ द सीमेंट। और बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, यहां पर मैंने कुछ रिजल्ट्स मैंने दिखाए कि जो हमारा हाइड्रेटेड प्रोडक्ट होता है, यानी CSH जेल जो बन रहा है आफ्टर हाइड्रेशन, जिसे आप हाइड्रेटेड प्रोडक्ट बोल रहे हैं, तो जो हमारी उसकी वॉल्यूम है, वो जैसे जैसे हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है उसकी वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। तो जो भी हमारी वॉइड्स हैं वो वॉल्यूम उसमें ऑक्युपाइड होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हम उतना परसेंट वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस में। तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, यहाँ पर जब हमारा 67% ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स हाइड्रेट हुए होंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये जो रेंज है ये हमारा दिखा रहा है कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द अनहाइड्रेटेड सीमेंट पार्टिकल्स इन द टोटल वॉल्यूम। जो मैट्रिक्स है टोटल वॉल्यूम की, उसमें ये हमारा अनहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स है, और ये जो वॉल्यूम है आपकी, ये हमारी हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें 67% हाइड्रेशन हुआ है। और जब हमारा 100% हाइड्रेशन होगा, तो आप देख रहे हैं कि 0.38 के अप्रॉक्स जब हमारा वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा, तब जो हमारा हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ये हमारी पेस्ट वॉल्यूम है वाई एक्सिस पे। तो जो पेस्ट वॉल्यूम है, जो हमारी मैट्रिक्स में स्पेस है, उसमें सारे हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स उस वॉल्यूम में ऑक्युपाइड हो जाएंगे। जब हमने पानी डाला होगा, वो 38% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी वॉल्यूम ऑफ मैट्रिक्स बन रही होगी, उसमें सारे हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स उस वॉल्यूम में आ जाएंगे। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। उस वाटर सीमेंट के नीचे जो हमारी वॉल्यूम क्रिएट होती है मैट्रिक्स की, उसमें जो हमारी मतलब मैट्रिक्स की वॉल्यूम का मतलब है वॉइड्स एज वेल एज जो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस फिगर इज दैट देयर इज अ मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो नेसेसरी टू अचीव फुल हाइड्रेशन अप्रोक्सीमेटली 0.36 माई मास। ये मैंने स्टैंडर्ड बुक से लिया हुआ है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, because below this value there is insufficient space to accommodate all product of hydration। ठीक है, इस वाटर सीमेंट रेशियो से अगर हम कम रहेंगे, तो जो वॉल्यूम ऑफ मैट्रिक्स बनेगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी स्पेस क्रिएट होगी
CSS जेल में वो हमारी हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए इनसफिशिएंट होगी। इसलिए फुल हाइड्रेशन के लिए हमारी 0.36% बाई मास या 0.38% अगर हम और एक्यूरेटली बात करें तो उतना हमें वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ एंट्रेन्ड एयर इन कंक्रीट रिजल्ट्स इन। तो मैंने पुराने वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी एंट्रेन्ड एयर है वो हम इंटेंशनली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि जनरली 4 to 7% बाई वेट ऑफ द सीमेंट हम कंक्रीट में डालते हैं। और उससे हमारा एडवांटेज क्या मिलता है कि हमारी जो ब्लीडिंग प्रॉपर्टी है, जो सिग्रीगेशन है, जो हमारा लेटेंस है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे IAS 456 की वीडियो सीरीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। बिकॉज अब हमारी वॉइड्स क्रिएट हो जा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स, तो हमारी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, तो ये भी करेक्ट होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जब हमारी डेंसिटी रिड्यूस हो रही है तो हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी एट ऑल स्टेजेस वो भी रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे अगर ग्राफ देखें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो जो एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब आप मेजर करेंगे तो ये ग्राफ आपको मिलेगा। और नॉन एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट में, जिसमें हमारी एयर एंट्रेन्ड हमने एडमिक्सचर्स नहीं डाले हैं, तो हमारी इससे हायर स्ट्रेंथ मिलेगी। तो किसी भी पर्टिकुलर वाटर सीमेंट रेशियो पे आप देखोगे तो हमारा एयर एंट्रेन्ड की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारी नॉन एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट से लेस मिलेगी। तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट, हमारे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। आप पुराने वीडियोस एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बार आप देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड्स रिकमेंड्स द यूज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एज एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स। तो जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड होगा यानी CaCl2, दिस इज वेरी it is used as the accelerator in the concreting works, ठीक है। और जनरली हमारा बाय वेट ऑफ सीमेंट हम 1.5 से 2% मैक्सिमम इसकी लिमिट है जो हम कंक्रीट में डाल सकते हैं ड्यूरिंग द मिक्सिंग प्रोसेस, ठीक है। तो कैल्शियम कंक्रीट शुड नॉट एक्सीड इन 2% इन नॉन रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है बिकॉज जो क्लोराइड आयंस इससे जनरेट होंगे जब आप इसे ऐड करोगे तो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर कोरोजन ऑफ स्टील। इसी वजह से जिसमें हमारे स्टील पड़ी होगी जिस कंक्रीट में, हम वहां पर इसे प्रेफर करना, यूज करना अवॉइड करते हैं। तो इट इज यूज्ड इन ओनली प्लेन कंक्रीट वर्क्स ओनली। गुप्ता एंड गुप्ता में ऑप्शन बी दिया हुआ है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज RCC में हमारे जो कोरोजन प्रोननेस है वो बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस क्लोराइड आयंस। ये मैंने आपको IAS 456 की वीडियो सीरीज में एक्सप्लेन किया था कि हमारा क्लोराइड अटैक कैसे होता है, इसकी वजह से हमारा जो स्टील में कोरोजन होगा वो प्रमोट हो जाएगा। और जहां पर हमारा अनकोटेड एल्यूमिनियम कंडक्ट यूज कर रहे हैं हम, वहां पर कैल्शियम क्लोराइड को हमें 1% से ज्यादा नहीं रखना है। और दीज एक्सेलरेटर्स आर एडेड टू द एडमिक्सचर्स, दे आर काइंड ऑफ एडमिक्सचर्स होते हैं हमारे, दीज आर द केमिकल एडमिक्सचर्स बिकॉज केमिकल फॉर्म में होते हैं। और जनरली हम क्या करते हैं, पानी में कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स कर लेते हैं और कितना डालते हैं बाय वेट ऑफ सीमेंट, जनरली 1 to 2%, 2% से ज्यादा हम नहीं डालते, अदरवाइज जो हमारी कैल्शियम क्लोराइड होगी इट विल लीड टू फ्लैश सेट, ठीक है। इसलिए इसका जो कंपोजिशन है जनरली लेस देन 2%, 1.5 से 2% तक कम करके रखते हैं बाय वेट ऑफ सीमेंट। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कैल्शियम क्लोराइड है उसको आपको प्लेन कंक्रीट में ही यूज करना है बिकॉज जो प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड है दैट इज हार्मफुल टू स्टील। और जो हमारे RCC हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट वर्क्स हैं, वहां पर जो आपको एडमिक्सचर यूज करना है एक्सेलरेशन प्रोसेस के लिए, सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब हाइड्रेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, वो हमारा कंपाउंड यूज होता है, जो एडमिक्सचर यूज होता है दैट इज कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ कंक्रीट। एक्सेलरेटर्स आर यूज्ड फॉर रोड रिपेयर्स एंड टू स्टॉप लीकेजेस ड्यू टू क्रैक्स, बिकॉज जो सेटिंग होती है वो बहुत फास्टर रेट से होती है एंड इट हार्डन्स इन जस्ट 2 minutes, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 2% से ज्यादा आपको नहीं जाना है बिकॉज इट विल लीड टू फ्लैश सेट एंड सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड एज एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज ऑफ।
तो जो हमारी हाई एल्यूमिना सीमेंट है, ये हमारी जो होती है ये कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट होती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैंने पुराने वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप उसे जरूर देखिएगा। तो जो कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट है, अगर हम इसमें कैल्शियम क्लोराइड एडमिक्सचर डाल देते हैं, बिकॉज ये हमारी पोर्टलैंड सीमेंट नहीं होती है, ये हमारी बॉक्साइट, लाइम एंड उनके फ्यूजन से बनती है। सो कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट जो है, जब अगर आप कैल्शियम क्लोराइड इस पे डालोगे तो इसमें हमारा क्या होगा, देयर इज अ रैपिड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, रैपिड क्रिस्टलाइजेशन होगा और इट विल रिजल्ट इन द डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ। कंक्रीट स्ट्रेंथ पे हमारा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम हाई एल्यूमिना सीमेंट्स पे इसको यूज नहीं करते। इट कैन बी यूज विथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि दोनों हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स की कैटेगरी में आती हैं। और जितना ज्यादा हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होगी, उतना ज्यादा हमारा ग्रेटर रेट से कैल्शियम क्लोराइड एज एक्सेलरेटर एक्शन करेगा। तो यहाँ पर लिखा है द मोर रैपिड द नेचुरल रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट, द ग्रेटर इज द एक्शन ऑफ एक्सेलरेटर। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट की आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर एक बार समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कैल्शियम क्लोराइड कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम हाई एल्यूमिना सीमेंट को प्रेफर नहीं करते हैं कैल्शियम क्लोराइड एज ए एडमिक्सचर। तो हमारा यहाँ पर पूछ रहा है कि नॉट रिकमेंडेड, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज विथ कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर विच इज पॉसिबल बाय द यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर एंड एडमिक्सचर्स। तो जो हमारे प्लास्टिसाइजर्स हैं, ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और जनरली हमारे लिग्नोसल्फेट्स हो गए, हमारे कार्बोक्सिलिक हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, ये हमारे प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। ये करते क्या हैं, सपोज ये हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारे सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, इस पर ये क्या करेगा, प्लास्टिसाइजर इस पर हमारा निगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। निगेटिव चार्ज इंड्यूस करने से क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो होंगे ये डिस्पर्स हो जाएंगे और उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल रिपल्शन होगा, ठीक है, इंटर पार्टिकल रिपल्शन होगा, तो हमारा सेम वाटर कंटेंट पे हमारा ग्रेटर वर्केबिलिटी मिलेगी। मींस इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सेम वर्केबिलिटी को अचीव करने के लिए हमें लो वाटर चाहिए होगा। तो जो वाटर हमारे प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, जनरली हमारा जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो जब 5% से ज्यादा वाटर रिड्यूस कर देते हैं वाटर रिक्वायरमेंट, तब वो हमारे वाटर रिड्यूसर्स और प्लास्टिसाइजर्स कहलाते हैं। ठीक है, बिकॉज एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स भी हमारे वाटर रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो प्लास्टिसाइजर्स और उनमें क्या डिफरेंस है कि जब हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट है जनरली 5% से ज्यादा कम कर देते हैं, तो उन्हें वाटर रिड्यूसर्स या प्लास्टिसाइजर्स बोलते हैं। तो उसकी बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, नॉर्मल वाटर रिड्यूसर्स, मिड रेंज वाटर रिड्यूसर्स एंड हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स, जिसे हम सुपर प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं। तो हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स हो गए हमारे सुपर प्लास्टिसाइजर, बचे हमारे पास क्या, नॉर्मल वाटर रिड्यूसर्स एंड हाई रेंज मिड रेंज वाटर रिड्यूसर्स। तो जनरली जो आप इनको डालेंगे तो सेम वर्केबिलिटी के लिए हमें कम वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो नॉर्मल वाटर रिड्यूसर्स हैं वो जनरली 5 to 10% वाटर रिड्यूस करते हैं, और जो हमारे मिड रेंज वाटर रिड्यूसर्स हैं वो हमारे 10 to 15% वाटर रिडक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 से 10% पानी कम डालने में ही हमें वर्केबिलिटी मिल जाएगी और हमारी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज यू हैव रिड्यूस द वाटर कंटेंट। ठीक है, और तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम सुपर प्लास्टिसाइजर्स की रेंज देखें कि हमारा जो 5 से 15% तक हम प्लास्टिसाइजर से वाटर रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर तो जो बी होगा, हाई वाटर रिडक्शंस बाय इनकॉर्पोरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ दीज एडमिक्सचर्स रिजल्ट्स इन अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन सेटिंग, एयर कंटेंट, सिग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग एंड हार्डनिंग। ठीक है, तो जो हाई रेंज वाटर रिड्यूसर्स हैं वो हमारे जनरली 20 से 40% तक, जिसे हम सुपर प्लास्टिसाइजर बोलते हैं, वो वाटर कंटेंट रिड्यूस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सुपर प्लास्टिसाइजर्स के लिए हमारा 5 से 15% होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिटार्डर्स आर यूजफुल व्हेन कंक्रीटिंग इज डन इन हॉट वेदर। तो सबसे पहले मैं रिटार्डर्स का आपको फंक्शन बता देता हूं कि रिटार्डर्स का क्या काम होता है। दे डिले द सेटिंग ऑफ कंक्रीट। सेटिंग ऑफ कंक्रीट को डिले करने का मतलब है कि जो हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस है वो हमारा स्लो हो जाएगा। जब रेट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो रेट ऑफ जो सेटिंग है वो हमारा डिले होगा और हमारा सेटिंग टाइम जो होगा वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन स्लो रेट से हो रही है और हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा और जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो किसी भी स्टेज पर हमारी ज्यादा होगी और वर्केबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो जनरली हम जो यूज करते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिसे आप जिप्सम बोलते हो, जनरली जो हम 2 से 3% डालते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ये मोस्ट यूज्ड रिटार्डर है जो हम यूज करते हैं। कैल्शियम सल्फेट, शुगर हो गया हमारा, शुगर एंड स्टार्च, हमारा सेलुलोज, दीज आर ऑल रिटार्डर्स। यहां पर बोल रहा है कि रिटार्डर्स आर यूजफुल व्हेन कंक्रीटिंग इज डन इन हॉट वेदर। हॉट वेदर में हमारा कब क्या मतलब है कि हमारा जो वहां पे एम्बिएंट टेम्परेचर होगा वो हमारा ज्यादा होगा। जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा, मैंने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो बढ़ जाएगा, यानी रेट ऑफ हार्डनिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द रिटार्डर्स टू डिले दिस रेट ऑफ हार्डनिंग आर सेटिंग। ठीक है, हार्डनिंग का मतलब है स्ट्रेंथ गेन करना और सेटिंग का मतलब है कि उसकी प्लास्टिसिटी रिड्यूस होना। तो दोनों प्रोसेस हमारे को डिले करने के लिए आप रिटार्डर्स यूज करोगे, बिकॉज इन हॉट वेदर नॉर्मल सेटिंग ऑफ कंक्रीट इज रिड्यूस ड्यू टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ शुगर इन कंक्रीट रिजल्ट्स इन। तो जब हम शुगर डालते हैं तो इट एक्ट्स एज अ रिटार्डर, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। और शुगर की जगह आप कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स, सोलुबल जिंक सॉल्ट्स, सोलुबल बोरेट्स एंड अदर्स, ये सारे हमारे रिटार्डर्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो वाटर रिड्यूसिंग और हमारी वर्केबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो इन प्रैक्टिस रिटार्डर्स विच आर ऑल्सो वाटर रिड्यूसिंग आर कॉमनली यूज। जनरली रिटार्डर्स का जो हमारा नेचर है, दे रिड्यूस द वाटर रिक्वायरमेंट आल्सो। ठीक है, दीज आर डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन, ये मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो ये देखा गया है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड फील्ड रिजल्ट्स कि हम केयरफुली कंट्रोल्ड मैनर में अगर हम 0.05% बाई मास या वेट ऑफ सीमेंट अगर हम शुगर को डालते हैं कंक्रीट में, तो हमारा 4 आवर्स तक डिले हो जाता है सेटिंग में। इसका मतलब है हमारी जो सेटिंग टाइम है, 4 आवर्स डिले इन सेटिंग का मतलब है कि जो सेटिंग टाइम है, जो सेटिंग होने के लिए हमें कंक्रीट को टाइम चाहिए, वो हमारा इंक्रीज कर जाता है बाई 4 आवर्स। ठीक है, दिस इज टोटली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। और अगर हम इसका प्रोपोर्शन बढ़ा दें अप टू 0.2% बाई वेट ऑफ सीमेंट, तो ये हमारा 72 आवर्स तक यानी 3 डेज तक हमारी फाइनल सेट होता है। 3 दिन से ज्यादा लग जाते हैं फाइनल सेट होने में। और अगर हम अपना जो शुगर कंटेंट है 0.2% से ज्यादा बढ़ा दें तो हमारी सेटिंग ही नहीं होती है। इट विल प्रिवेंट द सेटिंग ऑफ सीमेंट। इसलिए जब भी आप डालोगे तो यू प्रेफर टू पुट दिस शुगर लेस देन 0.2%। जनरली हम अडॉप्ट कर लेते हैं 0.1% शुगर इज एडेड। ठीक है, तो 0.1% शुगर से ये देखा गया कि हमारी 28 डेज में अप्रोक्सीमेटली 30% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है और 0.05% to 1% तक में हमारा जो डिले है वो 4 घंटे तक हमें मिलता है। तो दिस इज टोटली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि एग्जैक्ट इफेक्ट्स ऑफ शुगर डिपेंड ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट पर डिपेंड करेगा और हमारी शुगर की परफॉर्मेंस पे, प्योरिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि उसमें हमारी इम्प्योरिटीज तो नहीं है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर 0.2 से 1% तक अगर हम डाल दें सीमेंट में तो इट विल प्रिवेंट द सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की सेटिंग ही नहीं होगी। फीचर विच इज यूजफुल इन केस ऑफ मैल फंक्शन ऑफ कंक्रीट मिक्सचर। तो जब भी कंक्रीट मिक्सचर्स में कभी कभी ऐसा होता है हमारा माल फंक्शन कर जाता है,
तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कंक्रीट अंदर पड़ा होता है उसमें 1% तक शुगर ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा कंक्रीट जो होगा वो सेट ही नहीं होगा, सो दैट हम उसको कंक्रीट मिक्सचर को ठीक कर सके उस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर इट विल इंक्रीज द सेटिंग टाइम बाई अबाउट 4 आवर्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आता है हमारा इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन अलाउंस फॉर बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड के फेनोमेना को मैं पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और कैसे उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं वॉल्यूम बैचिंग में, ये भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन द फाइननेस ऑफ फाइन एग्रीगेट, जो सैंड है, हमारा जो वॉल्यूम इंक्रीज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द सैंड, जनरली हमारा 15 से 30% तक हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और जो मैक्सिमम इंक्रीज मिलता है जनरली 4 to 6% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। और उसके बाद हमारा जो फिल्म होती है वाटर की, जो फाइन एग्रीगेट के ऊपर जमा होती है, वो हमारी ब्रेक कर जाती है, जिससे फर्दर हमारा एग्रीगेट्स पास, जो पार्टिकल्स है वो पास आ जाते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम 1:2:4 की मिक्स बना रहे हैं, और हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला कि जो हम सैंड यूज करने वाले हैं उसमें हमारी 10% बल्किंग है, तो हमें एडजस्टमेंट क्या करना होगा कि ये हमारा क्या है, दिस इज सीमेंट, दिस इज सैंड एंड दिस इज कोर्स एग्रीगेट। तो सैंड का जो हमें प्रोपोर्शनिंग है वो एडजस्ट करके डालना होगा 2:1.1, यानी 2.2 डालना होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा 2 यूनिट्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा एक्चुअल सैंड होगा, जब आप 2.2 बल्क सैंड हमारा मिक्स प्रोपोर्शन में यूज करोगे। तो ये हमारा मिक्स एडजस्टमेंट इन वॉल्यूम हुआ, जिसको आप अलाउंस बोल रहे हो। अगर हम ये करेक्शन अप्लाई नहीं करते हैं तो उससे क्या हमारा डिसएडवांटेज होगा, आपने डाला 2 बट एक्चुअल में क्या था, उसमें हमारा मॉइस्चर था, हमने 2 वॉल्यूम बल्क वॉल्यूम मेजर करके डाल दी, तो हमारी जो सैंड ड्राई वॉल्यूम एक्चुअल में गई हमारी प्रोपोर्शन में, वो हमारी हो गई 2/1.1, यानी हमारी 1.82 डाल दिया आपने ड्राई वॉल्यूम, जो कि आपको 2 डालना था। तो इसका मतलब आपने एक्चुअल प्रोपोर्शन क्या डाल दिया, ये डाल दिया। तो इससे होगा क्या, जो हमारी कंक्रीट की यील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कंक्रीट का प्रोडक्शन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी बाई वॉल्यूम आप बैचिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू टेक द अलाउंस फॉर द वॉल्यूम फॉर द कंसिडरेशन ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन अलाउंस फॉर सरफेस वाटर कैरीड बाई एग्रीगेट इज नेसेसरी इन केस ऑफ। तो सरफेस वाटर एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड वाटर, ठीक है, दोनों का हमें कंसिडरेशन करना होता है जब हम बाई वेट बैचिंग कर रहे हैं। और बाई, बिकॉज यहाँ सरफेस वाटर के लिए पूछ रहा है, तो सरफेस वाटर ही डिसाइड करता है कि हमारा बल्किंग ऑफ सैंड कितना होगा। तो इसलिए हमें वॉल्यूम बैचिंग में भी सरफेस वाटर को निकालने की जरूरत पड़ेगी, और वेट बैचिंग में भी उसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अकॉर्डिंगली हम अलाउंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें दोनों के केस में सरफेस वाटर का यूज करना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहां पर हमारा ऑप्शन ए बी दोनों होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रीकास्ट कंक्रीट फैक्ट्रीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स मैंने IS 456 की वीडियो सीरीज में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको नहीं बहुत डिटेल में बताऊंगा। सो यहाँ पर हमारे जो बैच मिक्सर्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि 2 कैटेगरीज में होंगे। एक हमारा होगा पैन टाइप मिक्सचर्स, और एक मैंने आपको बताया था ड्रम टाइप मिक्सचर्स, जिसमें ड्रम टाइप मिक्सचर्स में आपके टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्सिंग, डिपेंडिंग अपॉन किस मेथड से हमारी कंक्रीट प्रोड्यूस हो रही है मिक्सर से। एंड जो पैन टाइप हमारे मिक्सर्स हैं, ये हमारे कहलाते हैं स्टीयरिंग मिक्सर्स। ठीक है, ये हमारे पैन टाइप मिक्सर्स हैं। यहाँ पे एक रोटेटिंग ड्रम होगा और यहाँ पे हमारी ब्लेड्स लगी होती हैं, और बिकॉज ये हमारे एक जगह से फिक्स होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड नॉन मोबाइल मिक्सर्स। तो इस वजह से इनको हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारे सेंट्रल बैचिंग मिक्सिंग प्लांट्स हैं, बिकॉज कंक्रीट को हमें जब आप साइट पे ना जाकर आप जो बैचिंग प्लांट है वहीं पर मिक्स कर रहे हैं, तो आपको जो मिक्सचर है वो आपको इंस्टॉल करना होगा। तो जो जनरली ऑटोमेटिक बैचिंग मिक्सिंग प्लांट में ये हमारे
मिक्सचर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहते हैं, और जो हमारी प्री कास्ट कंक्रीट फैक्ट्रीज हैं जहां पे आपके सपोज स्लीपर्स बन रहे हैं, तो वहां पे जो आपकी कंक्रीट की मिक्सिंग है वो जनरली पैन टाइप मिक्सचर से ही होती है, बिकॉज उनको एक जगह फिक्स कर दिया जाता है जहां पर कंक्रीट को जो इंग्रेडिएंट्स हैं वहां पर नीडिंग एंड क्रशिंग एक्शन होता है। यहाँ पर जो हमारे ब्लेड्स लगे होते हैं इसमें हमारे रोटेट कर रहे होंगे, दे प्रोड्यूसेस एंड नीडिंग एंड क्रशिंग एक्शन ऑन द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इससे होगा क्या, देयर इज वेरी लेस चांसेस ऑफ सिग्रीगेशन। और जो इसका यूज है ये हम रोड और पेमेंट कंस्ट्रक्शन में भी, जो हमारे पैन टाइप के मिक्सचर्स हैं, बिकॉज वहां पर हम एक सेंट्रल मिक्सिंग प्लांट स्टैब्लिश कर लेते हैं और उसके बाद हम यूज करते हैं कंक्रीट को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड पेमेंट्स। तो पैन मिक्सचर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन लैबोरेटरीज फॉर मिक्सिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कंक्रीट ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी बिकॉज ऑफ एफिशिएंट स्क्रैपिंग अरेंजमेंट। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैन टाइप मिक्सचर्स की, कि जो उनका स्क्रैपिंग अरेंजमेंट होता है जिससे ये फर्दर एक्सक्रीट करते हैं, मीन्स जो कंक्रीट आप प्रिपेयर कर रहे हो वो हमारी कैसे बाहर आ रही है। ठीक है, एंड अ पैन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ अ बॉयल बाउल एंड स्टिरर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ केक मिक्सचर इज समटाइम यूज्ड फॉर मिक्सिंग द मोर्टार। जैसे हमारी मिक्सी होती है ना, उस टाइप का फेनोमेना होता है इसके अंदर, इसी वजह से इसको स्टिरर मिक्सचर भी कहते हैं, because it is not mobile and it is used either as a central mixing plant on large concrete projects, generally construction of roads हो गए, highways हो गए, वहां पर यूज करते हैं, या फिर प्रीकास्ट कंक्रीट फैक्ट्रीज में भी आप इन टाइप के मिक्सचर्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।